मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से कहानी तू ही जिंदगी का भाग 5 लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरमान के जाने के बाद सिद्ध अपने कमरे में आराम करने चला गया और शिल्पा आंटी को किचन में सफाई में मदद करने लगी। पर उसका आज किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वह अरमान के बारे में सोच रही थी। उसे इतना तो पता चल चुका था कि तमन्ना अरमान की बहन थी, पर दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन शिल्पा ने एक बात नोटिस की थी कि अरमान तमन्ना पर नज़र रखता था और सारे कॉलेज में सभी तमन्ना से दूर रहते थे, शायद अरमान के डर से। तमन्ना कॉलेज आती, अपनी क्लासेस करती और अपनी कार से घर चली जाती। उसकी कुछ सहेली उससे चिपकी रहती थी, पर तमन्ना किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। शिल्पा को सपना और मुस्कान से एक और बात पता चला था कि अरमान सिद्ध से सीनियर था, पर उसने 3 साल से एग्जाम ही नहीं दिए और अब तमन्ना के साथ उसके बैच में था। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, पर वह सपना या मुस्कान से पूछने में झिझकती थी। वह यह तो समझ चुकी थी कि सिद्ध के साथ अरमान की अच्छी दोस्ती थी, पर आज उसने देखा कि आंटी भी अरमान को अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अरमान के पसंद के सारे पकवान बनाए थे और उसे प्यार से मनुहार करके खिला रही थी। दोनों ने कितनी सारी बातें की, पर आशा आंटी ने एक बार भी उसके माता पिता का जिक्र नहीं किया। तो क्या अरमान के माता पिता नहीं हैं? उसे ख्यालों में खोया देखकर आशा बोली, तू किन ख्यालों में खोई है सोनी? शिल्पा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही। आशा, मैं जानती हूँ शायद अरमान के बारे में सोच रही है। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, आज मुझे लगा जैसे आप उसे बरसों से जानती हैं आंटी। आशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, बचपन से जानती हूँ इस लड़के को। बड़ा होनहार लड़का था, हर चीज में आगे, हर एक क्लास में अव्वल आता था। अपने माता पिता का लाडला था वो। शिल्पा यह सुनकर चौंक जाती है। आप उन्हें जानती हैं? आशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शिल्पा, उसकी मम्मी मेरी अच्छी दोस्त थी, पर सारा परिवार था। पर एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बिगड़ हो गया। फिर आशा ने जो दर्दनाक घटना का बयान किया, शिल्पा की रूह कांप गई। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाई। ऐसा क्यों होता है? भगवान जी इतनी तकलीफ क्यों किसी को देते हैं कि किसी से वह उबर ही न पाए? क्या अरमान भी कभी अपने जीवन में उस घटना को भूलकर आगे बढ़ पाएगा? क्या क्या वह खुद को कभी माफ कर पाएगा? और तमन्ना? अचानक शिल्पा की आंखों से तमन्ना का गुमसुम चेहरा उभर आया। उस लड़की ने इतनी छोटी उम्र में क्या क्या नहीं खोया। व- क्या वह इसकी जिम्मेदार अपने भाई को समझती है? क्या वह अपने भाई से नफरत करती है? शायद नफरत नहीं करती, पर जिम्मेदार तो समझती होगी। इसलिए दोनों कैसे अलग अलग रहते हैं। पर इसमें अरमान की क्या गलती थी? अगर तमन्ना अपनी तकलीफ भूलकर अरमान को सहारा देती, तो शायद वह इस तरह खुद को बर्बाद नहीं करता। वह अपने दुख और तकलीफ को भूलने के लिए शराब का सहारा नहीं लेता। अरमान और तमन्ना के जीवन में घटे उस हादसे की कल्पना कर शिल्पा की आंखों में आंसू बहकर तकियों को भिगोने लगे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी, जो भी हुआ उसमें अरमान की तो कोई गलती नहीं थी, फिर वह अपने को दोषी मानकर क्यों इस तरह खुद को बर्बाद कर रहा है? प्लीज भगवान जी, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि अरमान संभल जाए, अपने जीवन के उस भयानक हादसे को भूलकर नए उमंग के साथ जीने लगे। वो बुरा इंसान नहीं है भगवान, और आप तो अच्छे इंसान का साथ देते हो ना, तो अरमान के लिए भी कोई चमत्कार कर दो। और भगवान जी मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु बालके। अनन्या, मेरी बात को समझा करो। अभी हम ड्राइवर ले लेते हैं। अरमान जब बड़ा होगा तो हमें दुनिया की सैर कराएगा। मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझते जी। मेरा बेटा बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है और आज अपने जन्मदिन पर वह मुझे दुनिया की सैर कराएगा।
और वह मुझे अपनी नई कार में मंदिर ले जाना चाहता है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। आपको अगर डर लगता है तो आप घर पर रहिए, अनन्या कुछ नाराज़गी से बोली। बलविंदर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है बाबा, मैं हार मान लेता हूँ। और तुम जानती हो, तुम जहाँ मैं वहाँ। आज इतनी शुभ दिन में तुम मंदिर जाओगी और मैं घर पर बैठा रहूँगा क्या? अनन्या उसी तरह नाराज़गी के साथ बोली, मेरे बेटे की काबिलियत पर कभी भी शक किया ना आपने। आप जानते हैं, अपना अरमान हीरा है, हीरा। अपनी उम्र से भी ज़्यादा होशियार है वो। हाँ बाबा, जानता हूँ। अब गुस्सा थूक भी दीजिए रानी साहिबा, कहते हुए बलविंदर ने अपनी पत्नी को बाहों के घेरे में ले लिया। किशोर अरमान जो अंदर आ रहा था वहीं दरवाजे पर ठिठक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैं बाद में आता हूँ। बलविंदर ठहाका लगाते हुए बोल पड़े, अरे आ भी जा, मैं तो बस देख रहा था कि तेरी मम्मी कितनी मोटी हो गई है। अरमान मुंह फुलाता हुआ बोल पड़ा, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है पापा। बलविंदर हंसते हुए बोले, मुझे पता था यही जवाब मिलेगा, मुझे अपनी मम्मी के लाडले से। पर बेटा, तुझे शायद पता नहीं, मेरे लिए भी वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। मैं तो बचपन से उस पर फिदा हूँ। अनन्या आंखें दिखाते हुए बोली, बचपन से? कुछ भी कहते हो। और अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, जरा संभल कर बात किया कीजिए। बलविंदर ठहाका लगाते हुए बोले, हाँ भाई, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और मेरी जिम्मेदारी कम होने लगी है। वैसे जन्मदिन का तोहफा कैसा लगा बेटा? अरमान खुशी से उछलते हुए बोला, बहुत बहुत पसंद आया पापा, थैंक यू। अनन्या, पर आपको इतना कीमती उपहार देना नहीं चाहिए था अरमान को। अभी तो वह सिर्फ 12वीं ही पास किया है। बलविंदर आश्चर्य से बोले, लो, अभी तो बेटे के कार में बैठने के लिए उछल रही थी और अब क्या बोल रही हो? अनन्या, मैं जानती हूँ अरमान अच्छी ड्राइविंग करता है, पर मैं नहीं चाहती कि अभी उसका अपनी कार हो। चलिए, अब हम लेट हो रहे हैं। अरमान के हाथ से शराब का प्याला गिर पड़ा। उसने विस्फारित नेत्रों से देखा, मानो जो दुर्घटना कई वर्षों पहले हुई थी वह अभी-अभी उसकी आंखों के सामने घट गया। वह नहीं जानता था उस दिन उस किसकी गलती थी, उस बाइक वाले की या अरमान की। पर उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार एक ट्रक से टकराकर उलट गई थी। अरमान ने ही अपने बेहोश मम्मी पापा को कार के अंदर से खींचकर निकाला था। और हाँ, बेहोश तमन्ना को भी, जो उस दिन उसके साथ आना नहीं चाहती थी क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था। और अरमान भाई को उदास देखकर वह जाने के लिए राजी हुई थी। पापा ने मम्मा के साथ घर पर रहने का अपना वादा निभाया था और उनके साथ ही चले गए थे। तमन्ना को अपना एक पैर खोना पड़ा था और अरमान इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता था। फिर न जाने कितने दिन सदमे में ही बीत गए थे। उस समय शिद और आंटी हर पल उनके साथ थे। फिर धीरे धीरे अरमान सबसे दूरी बढ़ाने लगा था, खुद को पूरी तरह शराब में डुबो डाला था। तमन्ना, जो सिद के बैच की थी, का एक वर्ष बर्बाद हो गया था। और अरमान, जो सिद का सीनियर था, अब वह तमन्ना के साथ था। तमन्ना जो पहले ही कम बोलती थी और अब और कम बोलने लगी थी और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। और इन सब का जिम्मेदार अरमान खुद को मानता था, इसलिए खुद को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए नशे में डूबा रहता था। नशे में डूबकर वह कुछ क्षण उस दर्दनाक हादसे को भूलना चाहता था, पर पता नहीं क्यों एक पल भी नहीं भूल पाता था। अरमान ने शराब की बोतल उठा ली और पूरी बोतल गटक गया। अटेंडर, जो अरमान को अच्छी तरह पहचानता था, बड़बड़ाया, अब ये पूरी तरह बहक जाएगा और खुद को घायल करने की कोशिश करेगा। किसी तरह इसे इसके घर पहुंचा दूं तो चैन मिले। अरमान ने लाल लाल आंखों से चारों तरफ घूरा और चिल्लाया, मैं अरमान मलिक, मैं अपने मम्मी पापा का कातिल हूँ। तमन्ना, कभी मुझे माफ़ मत करना, मैं खूनी हूँ। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ मैंने छीन लिया। मेरी बहन, मैं जीना नहीं चाहता। अचानक उसे याद आया कि आज अभी तक तमन्ना का फ़ोन नहीं आया है। वह एक बार ज़रूर कॉल करती है, बस इतना जानने के लिए कि अरमान कहाँ पर है। अरमान ने अपनी जेब टटोली और तब याद आया कि मोबाइल तो सिद के घर में ही रह गया है। सिद ने
घर की याद आते ही उसे याद कर हंसी आ गई कि शिल्पा किस तरह उसकी बाइक में बैठते डर रही थी, पर जब आंटी के साथ वह बातें कर रही थी तो कितना प्यारी लग रही थी। उसकी बातें करने का लहजा भी कितना अलग था, एकदम अनोखी और प्यारी। लगता है वह कहती जाए और अरमान सुनता ही जाए। पर शिल्पा उससे कितना कम बोलती है, वो भी नजरें झुकाकर, एक अनजान सा डर अपनी घनी बड़ी बड़ी पलकों में छुपाकर। अरमान शिल्पा के ख्यालों को दिमाग से निकालने के लिए सर झटका और दूसरे पैर के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नज़र उस खूबसूरत मोर पंख पर पड़ी जो जेब से झांक रहा था। उसने उसे बाहर निकाला और आश्चर्य से बड़बड़ाया, ये कहाँ से आया? उसने उस खूबसूरत मोर पंख पर हाथ फेरा और तभी उसकी नज़र उस पर खूबसूरती से लिखे शब्द पर गए, सोनी। उसे याद आया कि आशा आंटी शिल्पा को सोनी कह रही थी और सिद्ध भी तो कभी कभी इसी नाम से पुकारता है शिल्पा को। इसका अर्थ है कि शिल्पा का ये मोर पंख है। और शायद आज जब वह उसके साथ बाइक पर जा रही थी तब किसी तरह से अरमान की जेब में गिर गया था। शायद शिल्पा ने जब उसे मारे डर के कस कर पकड़ा हुआ था तभी गलती से वह अरमान के पास चला आया होगा। अरमान ने उस पंख पर हाथ फेरा और शिल्पा के स्पर्श को ऐसे महसूस किया जैसे उसके जिस्म में समा गया हो। उसके होठ हल्के से मुस्कुरा उठे। उसने मोर पंख को बड़े प्यार से संभालकर अपनी जेब में रखा और थके कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ा। अटेंडर, जो हर चीज को बारीकी से देख रहा था, मुस्कुरा उठा और बुदबुदाया, लगता है अरमान को अपने जीने का मकसद मिल गया है। आज पहली बार खुद घर जाने की तरफ चल पड़ा है और शायद यह चमत्कार किसी के उसके जीवन में आने से हुआ है। तमन्ना अपने स्टडी रूम में थी, तभी भाई के बाइक की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। अरमान भाई कभी भी इस समय घर वापस नहीं आते हैं, बीच रात को शराब में धुत होकर आते हैं और, और उसे अपनी गाड़ी इसमें इस बार का अटेंडर छोड़कर जाता है क्योंकि तमन्ना ने ही उसे यह जिम्मेदारी दे रखी है। वह वार अटेंडर इस फैमिली को बहुत पहले से जानता है क्योंकि वह उनके घर के ही पास रहता है और तमन्ना और अरमान को बचपन से ही देखा है। इस घर का कितनी बड़ी आपदा गुजरी है और इन दोनों ने क्या-क्या खोया है, कैसे एक हँसता-खेलता परिवार खत्म हो गया, कैसे इन दोनों का जीवन बिखर गया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था और उसे पूरी सहानुभूति थी। उसने अरमान को समझाने की कोशिश भी की थी कि वह इस तरह शराब में अपनी जिंदगी बर्बाद न करे, पर अरमान को तो जैसे अपनी जिंदगी बर्बाद करना ही था। एक रात उसके आंखों के सामने अरमान पैक पर पैक पिए जा रहा था और वह चुपचाप देखता रहता था। और जब अरमान होश में नहीं रहता था तो वह बार बंद करके उसे छोड़ देता था। पर आज ऐसा चमत्कार देखकर तमन्ना चौंक गई, पर बहुत खुश हुई। उसने देखा भाई अपनी बाइक पार्क करके अंदर आ रहे थे। उसने उठकर दरवाजा खोला और चुपचाप अरमान को देखने लगी। अरमान ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुमने खाना खाया? तमन्ना ने चौंक कर भाई को देखा। अरमान ने उसे देखते हुए कहा, वो असल में मुझे थोड़ी भूख लगी थी, वैसे कोई नहीं, तू सो जा। तमन्ना अवाक सी भाई को देख रही थी, पर काकी जो पीछे ही खड़ी थी झट से जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, आप हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं आपकी पसंद की चीजें बना लूंगी। अरमान ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। काकी उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, आजा तमन्ना बेटी, तू भी, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा चमत्कार हुआ है। मैं तो तरस गई थी ऐसे दिन देखने के लिए। सिद ने अपने कमरे में आते ही अरमान के मोबाइल पर नजर डाली। वह मोबाइल देखते ही मुस्कुराया और बोला, चलो मेरा काम बन गया। कल मोबाइल लेने आएगा तो मम्मा के सामने ही कहूंगा कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं शिल्पा को लेकर और छोड़कर जाया करे। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई थी कि मोबाइल बजने से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा तपन लिखा हुआ था और उसे पता था अरमान तमन्ना को इसी नाम से पुकारता है। उसने फ़ोन उठाया तो तमन्ना की आवाज़ था, भाई कहाँ हो आप? शिट तमन्ना, मैं सिद बोल रहा हूँ।
अरमान यहाँ आया था, अपना मोबाइल भूल गया है यहाँ। तमन्ना ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर सिद्ध ने ही धीरे से पूछा, कैसी हो? तमन्ना ने बस इतना कहा, ठीक हूँ, रखती हूँ। फोन बंद हो जाने पर भी सिद्ध कुछ देर तक स्क्रीन को निहारता रहा, मानो तमन्ना वहां हो। फिर एक लंबी सांस भरकर बुदबुदाया, मैंने क्या गलती की थी तमन्ना? अपने साथ तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक? अगले दिन सुबह शिल्पा जब तैयार हो रही थी कॉलेज के लिए, तो वह कार का हॉर्न सुनकर चौंक गई और खिड़की से नीचे देखा तो अरमान था। उसने देखा अरमान जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। फिर अंदर से सिद्ध दौड़ता हुआ आया और अरमान से कुछ कहने लगा। अरमान ने ना में सिर हिलाता रहा। फिर सिद्ध कार का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ चिल्लाया, मम्मा, अरमान आया है शिल्पा को कॉलेज ले जाने के लिए। इतना सुनते ही शिल्पा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अरमान पर कोई नाराजगी नहीं थी, पर जितना सहज वह सिद्ध के साथ रहती थी, अरमान के साथ नहीं। उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शायद उसी ने जानबूझकर सिद्ध को कहा होगा, पर उसने देखा अरमान ने जोर से सिद्ध को मुक्का मारा और सिद्ध खुद को बचाता हुआ चिल्लाया, मर जाऊंगा यार, बात बात पर मारता क्यों है? शिल्पा समझ गई, अरमान ने नहीं, सिद्ध ही चाहता है वह अरमान के साथ जाए। तभी उसे आशा आंटी की उत्फुल्ल आवाज सुनाई दी, आजा बेटा अरमान, तूने बड़ा अच्छा किया, वरना मुझे शिल्पा की चिंता सता रही थी। हमारी कार तो गैरेज में है, कल स्टार्ट नहीं हो रहा था सो वहां दे आई, और मैं आज ऑफिस भी लेट जाऊंगी, तो तू ही उसे छोड़ देना। अरमान के कुछ कहने से पहले ही सिद्ध बोल पड़ा, हाँ मम्मा, अरमान भी यही कह रहा था कि आंटी क्यों परेशान होंगी। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊं वही शिल्पा को लेकर और छोड़ कर जाया करेगा। अरमान ने उसे गुस्से से घूरा, पर सिद्ध बेशर्मों की तरह मुस्करा रहा था। शिल्पा को लगा कि वह कहाँ फंस गई। सिद्ध तो जानबूझकर अब जल्दी ठीक नहीं होगा और उसे अरमान के साथ ही आना जाना पड़ेगा। उसे आशा आंटी की आवाज सुनाई दी, सोनी, जल्दी आजा, अरमान आया है। शिल्पा नीचे आई और आंटी से बोली, आंटी, आप भी तो ऑफिस जाओगी, कैसे जाएंगी आप? आशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ऑटो ले लूंगी बेटा। अरमान जल्दी से बोल पड़ा, भला क्यों आंटी, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए। आशा, पर बेटा, आपको मेरे ऑफिस तक जाना पड़ेगा, क्या जरूरत है? अरमान, मैं शिल्पा को कॉलेज छोड़कर आपको ऑफिस छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरा फर्स्ट पीरियड ऑफ है। सिद्ध बोल पड़ा, अभी भी क्लास करता है, कहाँ है? अरमान उसे घूरा और बोला, मेरा मोबाइल दे, हम लेट हो रहे हैं। शेद मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर दिया। अब शिल्पा समझी कि अरमान अपना मोबाइल भूल गया होगा कल रात और इसलिए आया है। उसने चैन की सांस ली कि अरमान के मन में उसे लेकर कुछ नहीं है। वह अपना बैग लेकर कार के पीछे सीट पर जा बैठी। आशा आंटी अरमान के बगल में बैठी थी और लगातार बातें किए जा रही थीं। अरमान कार ड्राइव कर रहा था और हाँ हूँ मैं उत्तर दे रहा था, पर वह कहीं और खोया हुआ था। उसकी नज़र मिरर के पिछली सीट पर पड़ी और जैसे एक पल में वह दिल हार बैठा। शिल्पा की खूबसूरत रेशमी जुल्फें बार बार उसके चेहरे पर बिखर रही थीं, जैसे उसके कोमल गालों को चूमने को बेताब हों, और वह परेशान सी उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें, घनी पलकें, गुलाबी होठ और एक गहरा बदन। उसने आसमानी रंग का सूट पहना था जो उस पर पूरी तरह खिल रहा था। बालों को संभालने के चक्कर में बार बार उसका रेशमी दुपट्टा सीने से गिरता और वह परेशान सी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। बहुत दिनों बाद अचानक अरमान को वो गाना याद आया जो अक्सर पापा मम्मी के लिए गाया करते थे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अचानक शिल्पा की नज़र सामने आईने पर पड़ी और अरमान ने झेंपते हुए नजरें हटा ली। शिल्पा थोड़ी असहज हो उठी और अपने दुपट्टे को संभालते हुए बाहर देखने लगी। अरमान ने खुद को मन ही मन धिक्कारा कि उसे इस तरह किसी लड़की को चोरी चोरी घूरना नहीं चाहिए था। शाम को क्लास खत्म होने के बाद शिल्पा ने मुस्कान और सपना को मनाया कि उसके साथ चले, क्योंकि उसे अकेले रोज रोज अरमान के साथ नहीं जाना। मुस्कान ने मजे लेते हुए कहा, अगर हम आज तेरे साथ
गई तो कल वह फिर से बाइक लेकर आएगा और तुझे उसके पीछे बैठकर जाना पड़ेगा। सपना मुस्कान की पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, डरा मत बेचारी को। चल शिल्पा, हम तेरे साथ चलते हैं और अरमान सर को बताएंगे कि अब से तेरे साथ हम आया जाया करेंगे, उन्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान को हो करके हंस पड़ी। सपना उसे गुस्से से घूरते हुए पूछी, क्या हुआ, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही है? मुस्कान अपनी हंसी किसी तरह रोकते हुए बोली, तू ये सब बोल पाएगी अरमान सर के सामने? सपना ने गुस्से से कहा, कम से कम कोशिश तो करूंगी। शिल्पा को इस तरह डर डर के जीते हुए नहीं देख सकती मैं। अरमान ने जब देखा कि शिल्पा के साथ सपना और मुस्कान भी हैं, तो अनायास ही उसके होठ मुस्कुरा उठे। उससे पता था कि शिल्पा कभी भी अकेले उसके साथ नहीं जाना चाहेगी। उसके चेहरे पर अरमान का खौफ साफ दिखता था। सपना कुछ कहना चाहती थी, पर अरमान ने इशारे से पिछली सीट को दिखाते हुए कहा, पीछे बैठ जाओ तीनों। सपना ने सिर हिलाया और तीनों अच्छी बच्ची की तरह पीछे बैठ गई। अरमान ने मिरर से देखा, तीनों बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी। अरमान ने पहले सपना और मुस्कान को ड्रॉप किया और फिर शिल्पा को। घर पहुंचते ही शिल्पा जल्दी से नीचे उतरी और बिना अरमान की ओर देखे ही भागी। पर अरमान की आवाज़ सुनते ही उसके कदम ठिठक गए। शिल्पा। शिल्पा उसकी तरफ मुड़ते हुए सहमी हुई आवाज़ में बोली, जी। अरमान उसकी मोर पंख बढ़ाते हुए बोला, शायद ये तुम्हारा है। मोरपंख देखते ही शिल्पा का चेहरा खिल उठा। वह बच्चों जैसे खुश होते हुए लपक कर मोरपंख अपने अरमान के हाथों से ले ली और बोली, यह आपके पास था? मैं कल से ढूंढ रही थी, बहुत परेशान थी, कहकर उसने मोरपंख को सीने से लगा लिया। अरमान ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछा, ये इतना अनमोल है तुम्हारे लिए? शिल्पा ने सर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, ये अनमोल है, मेरे पापा की निशानी है। थैंक यू, बाय, कहकर वह अंदर चली गई। अरमान कुछ पल उस ओर देखता रहा। उसका दिल कह उठा, कुछ तो है इस तुम में शिल्पा, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। मेरा दिल खुश हो जाता है तुमसे बातें करते हुए। मेरा सूनापन मिट जाता है तुम्हारे पास रहने से। बरसों बाद फिर से जीने की तमन्ना जगती है। मन में तुम्हारे एहसास से कुछ तो है। हमारे बीच कुछ तो है जो मुझे इस तरह बेचैन कर देता है। तुम्हें ना देखूं तो जिंदगी बेजान सी लगती है। तुम्हें अपने करीब पाना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम्हें लगता है मैं कोई सड़क छाप आवारा हूँ जो लड़कियों के पीछे भागता हूँ। वो सिर्फ मैं तुम्हें जलाने के लिए करता हूँ। सिद्ध बुदबुदा रहा था और एक टक तमन्ना को घूर रहा था, जो इस लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढ रही थी। सिद्ध जानता था कि तमन्ना लगभग रोज कॉलेज खत्म होते ही लाइब्रेरी आती है, इसलिए वह आ गया था और उसे दूर से ही निहार रहा था। अभी लाइब्रेरी में बहुत कम स्टूडेंट थे, क्योंकि सबको घर लौट कर जाने की जल्दी रहती थी। पर तमन्ना को सूना घर काटने को दौड़ता था। सूने घर में उसे अपनी मम्मी पापा की बातें याद आती और आंसू बहाने के सिवा उसे कुछ नहीं सोचता था, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी में बिताती थी। उसने सिद पर नज़र डाली और अपनी पुस्तक समेट कर जाने ही वाली थी कि सिद ने उसकी कलाई पकड़ ली और तमन्ना खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। पर उसके गिरने से पहले ही सिद ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वह पहले तो गिरने के डर से घबरा गई, पर अगले ही पल गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ। सिद ने उसे तुरंत छोड़ दिया और नम्र स्वर में बोला, तुमसे कुछ बात करनी थी तमन्ना। तमन्ना गंभीर स्वर में बोली, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रहा है। सिद उसकी ओर देखते हुए उदास स्वर में पूछा, मेरी क्या गलती है तमन्ना? तमन्ना ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा और जानने ही वाली थी कि सिद फिर बोल पड़ा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो बिना अपराध के अपराधी बन बैठा हूँ। इस तरह एक झटके में हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। तमन्ना ने इस पर एक नज़र डाली और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, हमारे बीच कुछ था ही नहीं तो खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। सिद झूठ, सिद ने रोज के साथ कहा, हमने बचपन से लेकर कुछ साल पहले तक दोस्त बने रहे और धीरे धीरे तुम मेरे जीवन का वो हिस्सा, वो सपना बन गई जो हर इंसान देखता है। तुम चाहे कुछ
ना कहो, मैं जानता था तुम्हारे अंदर भी कोई सपना, कोई इच्छा पनप रहा है। और एक झटके में सब खत्म हो गया। उसके बाद खत्म होने से पहले ही तमन्ना बोल उठी, एक झटके में मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, तो फिर किसी के सपने का क्या मोल है मेरे पास। सिर्फ तुम्हें मुझसे कहीं अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं तो अपने आप को ही नहीं संभाल पाती हूँ। 2 कदम चलने के लिए इन आर्टिफिशियल पैर का सहारा लेना पड़ता है। अपने पैरों पर खड़े होने तक की ताकत नहीं है मुझ में, तो क्या किसी को और को सहारा दूंगी। सिड ने भीगी आंखों से कहा, मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता तमन्ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा सारी जिंदगी, उम्र भर। बस तुम एक बार हाँ कह दो। तमन्ना उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम तो मेरा साथ दे दोगे सिड, पर भाई का साथ कौन देगा। तुम जानते हो उसे मम्मा से कितना प्यार था। एक पल उनसे अलग हो जाए तो बेचैन हो जाता था। और मम्मा भी अपने बेटे का हर बात मानती थी। आज भाई बहुत अकेले हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, किसी को अपने पास नहीं आने देते। इस समय अगर मैं भी अपनी खुशी ढूंढने लगूं तो भाई तो पूरी तरह अकेले हो जाएंगे। नहीं शेर, सॉरी, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकती। जब तक भाई खुद को संभाल नहीं लेते, तब तक उन्हें जीने का कोई मकसद नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। तुम बहुत अच्छे हो सिद, और तुम्हें प्यार करने वाली, साथ देने वाली अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। सिद ने व्यंग से कहा, अच्छा, तो तुम ही ढूंढ कर दो मुझे जो तुमसे बेहतर हो, जिसे पाकर मैं तुम्हें भूल जाऊं। कोई है तुम्हारी निगाहों में। तमन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, है ना शिल्पा, वह अच्छी लड़की है और शायद तुम्हें पसंद भी करती है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कहकर वह वहां से चली गई। प्रसिद्ध अपने सर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया, ये शिल्पा कहाँ से आ गई बीच में। शिल्पा और मेरी जोड़ी, नो चांस। अचानक उसने अपने आप से बोला, पर अगर शिल्पा और अरमान की जोड़ी बन जाए तो तमन्ना को भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और हम दोनों की जोड़ी बन सकती है। वह बाहर सड़क पर आ गया और चहलकदमी करते हुए सोचने लगा। और अपनी बात पर गौर करने से उससे लगा कि उसके सोचने का ढंग सही है, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। अरमान की नज़रों में शिल्पा के लिए कुछ है। वह शिल्पा को पसंद करता है और शिल्पा अरमान को नापसंद नहीं करती। अगर दोनों को किसी तरह साथ में समय बिताने का मौका मिल जाए तो सिद की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने मन ही मन कहा, सही जा रहा है यार सिद, अब इस काम में लग जा। शिल्पा तेरे लिए नहीं, अरमान के लिए सही लड़की है। वह अरमान के जीवन को संभाल लेगी, उसे खुशियों से भर देगी, और तुझे भी तेरी खुशी, तेरी तमन्ना मिल जाएगी। तुझे अपनी ज़िंदगी मिल जाएगी और अरमान को अपनी परफेक्ट। तो ये था कहानी का भाग 5। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भाग 6, इससे अगला भाग मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।